नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जब पोती ने अपनी दादी को जंजीरों में बंधे हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर दोषी को दिलाई ऐसी सजा। आखिर कौन था वह दोषी? प्रेरणा जी का परिवार एक सुखी परिवार था। उनके पति की मौत बहुत समय पहले ही हो चुकी थी, पर बेटे के सामने वे अपने पति की मौत का सदमा दिमाग से निकाल ही चुकी थीं। प्रेरणा जी ने अपने बेटे की शादी सविता से बहुत धूमधाम से की थी। शादी के बाद सभी जिम्मेदारियां प्रेरणा जी ने अपनी बहू सविता को सौंप दीं। प्रेरणा जी मन ही मन बहुत खुश थीं, पर सविता को अपनी सांस फूटी आंख न सुहाती। धीरे धीरे समय बीता और सविता जी के 2 बच्चे हुए, बेटी रिया और बेटा सोनू। दोनों बच्चे अपनी दादी को बहुत प्यार करते थे। यूं तो सविता प्रेरणा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर अपने पति के सामने वह कभी भी अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार न कर पाई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब रिया और सोनू भी बड़े हो गए थे। सोनू अपना कॉलेज पूरा कर दूसरे शहर में नौकरी करने लगा और रिया भी कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन प्रेरणा जी के बेटे प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। प्रेरणा जी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अब प्रेरणा जी दिन रात अपने बेटे की तस्वीर को हाथ में लेकर बैठी रहती थीं। उधर प्रदीप के मर जाने के बाद सविता को अपनी सास प्रेरणा जी के प्रति नफरत निकालने का मौका मिल गया और वह प्रेरणा जी पर अत्याचार करने लगी। सोनू अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार के बाद अपनी नौकरी पर वापस चला गया और घर में केवल सविता, उसकी बेटी और उसकी सास बाकी रह गई थी। सोनू और रिया अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे और सोनू कहते कहते गया था अपनी माँ से कि दादी माँ का ध्यान रखना माँ। सोनू के सामने तो उसकी माँ ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन जैसे प्रेरणा जी का तो बहुत बुरा समय शुरू हो गया था। सविता ने अपनी सास को जैसे पागल करने की ठान ली थी और उसने इसके लिए शुरुआत कर दी। आज रिया अपने कॉलेज से जब वापस आई तो उसके साथ उसका दोस्त विक्की भी घर आया था। सविता और रिया विक्की से बात कर ही रही थीं कि तभी अचानक से सविता की सास प्रेरणा जी अचानक अंदर से भागती हुई आईं और प्रदीप प्रदीप कहकर विक्की से चिपट गईं। मेरा बेटा प्रदीप कहाँ चला गया था बेटा? प्रेरणा जी पागलों की तरह विक्की से चिपटे जा रही थीं। विक्की और रिया अपनी दादी जी के इस बर्ताव को देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि रिया की दादी को आखिर हुआ क्या है। और प्रेरणा जी के इस बर्ताव से सविता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था और विक्की बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। रिया ने विक्की से कहा कि विक्की तुम जाओ, हम कल तुमसे मिलते हैं। इधर सविता अपनी सास प्रेरणा जी को खींचकर कमरे में ले गई और उनको बेड पर धक्का देकर गिराती हुई बोली, पागल बुढ़िया, कितनी बार बोला है कि जब घर में कोई मेहमान आया करे तो बाहर आकर उनके सामने अपने पागलपन का दिखावा मत किया कर, लेकिन तुझे समझ कहाँ आती है। अरे तू क्यों सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करवाने पर तुली है? लेकिन बहू, वो मेरा बेटा प्रदीप। अरे पागल बुढ़िया, तुझे कितनी बार कहूँ कि तेरा बेटा प्रदीप 1 साल पहले ही मर गया। वो तो मर गया और तुझे मेरे सर पर नाचने को छोड़ गया। अब तेरे पागलपन के साथ तेरी याददाश्त भी जा रही है। जाने कब तू मरे तो हमारी जान छूटे। पता नहीं कब तक तेरा बोझा हमें ढोना पड़ेगा। इतना कहते हुए सविता प्रेरणा जी को कमरे में बंद कर
बाहर चली गई और प्रेरणा जी अपने बेटे प्रदीप को याद करते हुए रोने लगीं और बेचारी कब सो गईं उन्हें पता ही न चला। अगली सुबह सविता अपने फ़ोन में सीरियल देखने में बिजी थी। तभी रिया बोली, मम्मी मैंने खाना बना दिया है और कपड़े भी धो दिए हैं। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, पहले ही बहुत लेट हो गया है। आप दादी को खाना खिला देंगी क्या? तब सविता ने रिया से झूठ बोलते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम जाओ, मैं तुम्हारी दादी को खाना खिला दूंगी। रिया कॉलेज चली गई। तब प्रेरणा जी बाहर आईं और सविता से बोली, बहू मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। तभी सविता ने कहा, खाने को दे दूं? अभी तो तुम खा कर गई हो, कितना खाती हो? प्रेरणा जी ने कहा, पर बहू मैंने कब खाना खाया? सविता तेज आवाज में बोली, कब खाया? अब तुम्हें खाना खाकर भी याद नहीं रहता? अभी तो तुम खाना खाकर गई हो। ये देखो झूठे बर्तन भी अभी यहीं रखे हैं। लेकिन बहू मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने को दे दो। प्रेरणा जी ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी बहू से कहा, अरे नहीं है कुछ खाने को, सारा खाना खत्म हो गया। जबकि वास्तव में खाना सविता ने खाया था और झूठे बर्तन भी उसी के थे। इनको दिखाकर वो प्रेरणा जी को यह जताना चाह रही थी कि वे अक्सर ही चीज़ों को भूलने लगी हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, वह ठीक नहीं है। सविता ने अपनी सास को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया कि तभी उसकी पड़ोसन वहां आ गई। उसने आकर प्रेरणा जी को नमस्कार किया तो प्रेरणा जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तब पड़ोसन बोली, अम्मा जी मैं हूँ आपकी पड़ोसन प्रतिभा। कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं आपका हालचाल जानने आई थी। ओह अच्छा प्रतिभा, मैं अच्छी हूँ, प्रेरणा जी ने कहा। कि तभी बहू बोली कि सासू माँ चलो आपकी दवाई का समय हो गया है, और प्रेरणा जी को वहाँ से कमरे में ले गई। कुछ देर बाद सोनू का फ़ोन आया और उसने सविता से पूछा कि माँ दादी की तबीयत कैसी है? दादी की तबीयत अच्छी है, सोनू ने कहा। माँ ज़रा दादी से बात तो करवाना। तो सविता ने कहा कि दादी अभी सो रही हैं, बाद में बात करा दूंगी। अब तो यह सविता का रोज़ रोज़ का खेल बन गया था। अपनी सास के साथ वह अक्सर ही इस तरह का बर्ताव किया करती, और जब उसके बच्चे उसे अपनी दादी का ध्यान रखने का कहते तो उनसे बड़े प्यार से कह दिया करती थी, हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी दादी माँ का पूरा ध्यान रखूंगी, तुम निश्चिंत रहो। अच्छी बात यह थी कि रिया और सोनू दोनों ही अपनी दादी को बहुत प्यार करते थे, और इसी कारण सविता खुलकर अपनी सास के प्रति नफरत जाहिर नहीं कर पाती थी। लेकिन अब वह इसलिए आज़ाद थी कि बेटा शहर से बाहर नौकरी करता था और बेटी वह भी अक्सर अपनी पढ़ाई लिखाई के चलते व्यस्त ही रहती थी। फिर भी दोनों बच्चे अपनी दादी का पूरा ध्यान रखते थे, और सोनू भी दूसरे शहर में रहकर भी अपनी माँ से जब भी बात करता तब ही अपनी दादी का हाल चाल जान लिया करता था। पर सविता अपने बेटे से भी झूठ बोलती थी। अब भी तो बिल्कुल यही हो रहा था। उसकी दादी की तबीयत इतनी भी सही नहीं थी जितना सही सविता ने सोनू को बताया था। सोनू भी फोन पर यह सुनकर शांत ही था कि चलो दादी ठीक तो हैं। दिन प्रतिदिन सविता की सास प्रेरणा जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही थी। बात बात पर असामान्य बर्ताव करना, चीज़ों को रखकर भूल जाना, अब तो यह सब बहुत आम बात हो गई थी। और प्रेरणा जी का यूँ चीज़ों को भूलना या उनका असामान्य बर्ताव उम्र का कोई तकाजा या फिर बेटे की मौत का सदमा नहीं था, बल्कि सविता अपनी सास से पहले से जो नफरत करती थी, उस नफरत का जहर
इस तरह उसके मन में घुल गया था कि सविता सही और गलत सब कुछ भूलकर अपनी सास को पागल करने पर उतारू हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि सविता ने एक झोला छाप डॉक्टर से मिलकर प्रेरणा जी को पागल करने के लिए, उनके दिमागी संतुलन को बिगाड़ने के लिए उन्हें उल्टी सीधी दवाइयां दिलवाना और कुछ इंजेक्शंस को लगवाना शुरू कर दिया, जिसका असर धीरे धीरे हो रहा था। सविता मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपनी चाल में कामयाब जो हो रही थी। शुरू से जिस व्यक्ति को वह अपना दुश्मन मानती आ रही थी, अब वह उस व्यक्ति को जैसा उसका मन चाहता था वैसे तड़पा सकती थी। कभी भूखा छोड़ देती तो कभी उन पर हाथ उठा देती, और जब भी घर में कोई नहीं होता तो घर के सारे काम जैसे झाड़ू लगवाना, कपड़े धुलवाना या बाहर सड़क की सफाई जैसे सभी काम वह अपनी सास से ही करवाया करती थी। यूं तो घर के अधिकतर काम रिया कॉलेज जाने से पहले ही निपटा जाया करती थी, और अपनी दादी के सभी काम तो वह खुद ही किया करती थी। लेकिन फिर भी जब कभी उसे देर होती तो वह कह कर जाती थी कि माँ, अगर आपका मन ना करे तो आप दादी का कोई काम मत करना, बस घर का बचा कुचा कुछ काम है वही कर लेना। और एक बार रिया घर से निकल जाती फिर तो बस सविता अपनी सास को नौकरानी बना दिया करती थी और खुद बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती थी। और यह सब करके और अपनी सास की बिगड़ती हालत देखकर वह बड़ी खुश थी, जबकि सोनू और रिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इंजेक्शन लगने के बाद प्रेरणा जी सब भूलने लगती और पागलों की तरह हरकत करने लगती थीं। उनको बिल्कुल दौरा सा पड़ता और वो सब कुछ भूल जाया करती। दिन बीत रहे थे और एक दिन प्रेरणा जी बाहर बगीचे में घूमने निकल गईं। रिया भी कॉलेज गई हुई थी। सविता ने जब प्रेरणा जी को कमरे में देखा तो वो वहां नहीं थी। सारी जगह ढूंढने के बाद सविता को जब प्रेरणा जी पार्क में दिखी तो उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब तो प्रेरणा जी का हाथ पकड़कर खींचते हुए सविता उन्हें घर में ले गई और ले जाकर ऐसा धक्का दिया कि प्रेरणा जी का सर सीधा दीवार से जा टकराया और वह बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो वे अपने कमरे में बंद थीं। उनका गला सूख रहा था और कमरे में पीने के लिए पानी भी नहीं था कि तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने सविता खड़ी हुई थी। बहू, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्रेरणा जी ने सविता से कहा। तो सविता बोली, अच्छा तो तुझे प्यास लगी है, पानी पीने के लिए चाहिए, पानी पिएगी? रुक ज़रा, अभी पिलाती हूँ तुझे पानी। इतना कहकर सविता बाहर गई और गरम खौलता हुआ पानी लाकर प्रेरणा जी के मुंह में डालने की कोशिश करने लगी कि तभी अचानक सविता को घर में किसी के घुसने की आवाज़ आई तो वह रुक गई कि तभी रिया अपनी दादी के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ दादी, इतना परेशान क्यों हो? प्रेरणा जी कुछ कहती कि उससे पहले ही सविता बोल उठी, कुछ नहीं बेटा, देखना तेरी दादी को डॉक्टर के यहाँ जाने को मना कर रही हैं। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी तो ठीक कैसे हो पाएंगी? रिया अपनी दादी को प्यार से समझाती हुई बोली, दादी डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो ठीक कैसे होगे? आप चलो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, रिया ने कहा। तो सविता ने घबराते हुए बात को पलटते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम कहीं जा रही थी ना, तुम चली जाओ, दादी को डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगी। रिया ने फिर कहा, नहीं माँ, पापा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां आपने संभाली हैं, अकेले क्या क्या संभालेंगी आप, मैं चलती हूँ। सविता ने कहा,
अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी बेटा, तुम अपना काम करो। सविता प्रेरणा जी को लेकर डॉक्टर के पास गई और पागलपन बढ़ने का इंजेक्शन लगवाकर उन्हें वापस ले आई। रात को जब सब सोए हुए थे, तब प्रेरणा जी के चिल्लाने की आवाज सविता तक पहुंची तो प्रेरणा जी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाना है यहाँ से। उनकी आवाज सुनकर सविता गुस्से से बेकाबू हो गई और आकर उसने अपनी सास के हाथ पैर बांध दिए। बुढ़िया, क्या ड्रामा है तेरा, रात को चैन से सोने भी नहीं देती। अरे अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो मर क्यों नहीं जाती। अगले दिन प्रदीप की बरसी थी, तो इसीलिए प्रदीप की बहन भी आई हुई थी। प्रेरणा जी अपने कमरे से आईं तो प्रदीप की तस्वीर पर चढ़ा हार देखकर वो अपना आपा खो बैठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा बेटा अभी जिंदा है, मेरा प्रदीप जिंदा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। जब उसने ज्यादा कोशिश की याद दिलाने की तो प्रेरणा जी ने उसे धक्का दे दिया। अब बेचारी रिया की बुआ अपनी माँ का ऐसा हाल देखकर दुखी होकर वहां से चली गईं। इधर मन ही मन सविता बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके दिए इंजेक्शंस का असर उसे अपनी सास पर दिखाई दे रहा था और उसकी सास ने अब उसके नंद के सामने ऐसा बर्ताव किया था। इसका मतलब कि अब रिश्तेदारों के सामने जब वह ये सब कराएंगी तो सब लोग उसकी सास को पागल मान लेंगे और फिर तो उनके किसी भी बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। तभी यह सब सोचकर खुश होती हुई सविता रात को अपने कमरे में आई और प्रदीप की तस्वीर के सामने खड़े होकर बोली, प्रदीप, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम अपनी माँ और बहन को छोड़कर चले गए। देखा नहीं तुमने, आज तुम्हारी बहन भानुमति तुम्हारी माँ की हालत देखकर कैसे दुखी हो रही थी। तुम फिर भी उन्हें छोड़कर चले गए। अरे किसके भरोसे तुम उन्हें यहाँ छोड़ गए, ये तो बताओ मुझे। मेरे भरोसे? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगी? अरे तुम मर्दों को आखिर क्या लगता है कि औरत कोल्हू का बैल है? बस शादी करते ही सारी जिम्मेदारी उस पर लाद देते हो तुम लोग। लो खीर खाओ, शर्मा क्यों रहे हो? और इतना कहकर सविता पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तुमने तो खीर खा ली, अब तुम्हारी माँ की बारी है। उस बुढ़िया को खीर खिलाऊंगी मैं, और अब उस बुढ़िया को मैं कैसे पागल करती हूँ यह है देखना तुम। अब और अपने ऊपर से इस बोझ को मैं कैसे कम करती हूँ, देखना तुम जरा। एक हफ्ते बाद सविता प्रेरणा जी को फिर से उसी डॉक्टर के पास लेकर गई। उस समय उसने प्रेरणा जी की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। जब उसने उनकी आंखों की पट्टी खोली तो प्रेरणा जी ने खुद को एक बंद कोठरी में पाया, जहां वह डॉक्टर पहले से ही मौजूद था। प्रेरणा जी उसको देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तब हंसती हुई सविता बोली, बुढ़िया, तेरे अंदर एक सन की सास का भूत है, मैं तो बस उस भूत को निकालना चाहती हूँ। प्रेरणा जी के चिल्लाने के बाद भी सविता और उस डॉक्टर के सामने उनकी एक न चली और उस डॉक्टर ने उनको एक और पागलपन बढ़ने का इंजेक्शन दे दिया और प्रेरणा जी उस इंजेक्शन के लगने के बाद बेहोश हो गईं। जब उनकी आंख खुली तो वे अकेली उस बंद अंधेरी कोठी में थीं, जहां पर उनके अलावा कोई और नहीं था। प्रेरणा जी को थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। अंधेरा देख वो घबरा कर चिल्लाने लगी कि कोई है यहाँ, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से, मैं कौन सी जगह आ गई हूँ। कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और सविता दरवाजे पर खड़ी हुई थी। इंजेक्शन के असर के कारण प्रेरणा जी सविता को पहचान ना सकीं और उससे बोली,
कि कौन हो आप, मैं कहाँ हूँ। तब सविता हंसते हुए बोली, यमराज हूँ मैं बुढ़िया, तू नरक में है। नरक में? प्रेरणा जी घबरा गईं। नहीं, मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। यमराज, मुझ पर दया करो। यह कहते कहते वे चीख चीख कर रोने लगी। जैसे ही सविता ने प्रेरणा जी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही प्रेरणा जी ने सविता के हाथ को काट लिया और वे वहां से भाग गईं। जब प्रेरणा जी वहां से भाग रही थीं, तो भागते भागते वे वहां से निकलकर सड़क पर आ गईं और उनकी टक्कर एक बाइक से हो गई और वे सड़क पर गिर पड़ीं। जब वे सड़क पर गिरीं, तो बाइक वाले लड़के ने उतरकर देखा कि आखिर उसकी बाइक के सामने कौन बूढ़ी औरत आ गिरी है। और जब उसने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उसकी दोस्त रिया की दादी थी, जिनसे वह कुछ दिन पहले ही रिया के घर पर मिला था। लेकिन ये यहाँ सड़क पर कैसे आ गईं? विक्की सोचे जा रहा था और वो लड़का भी रिया का बेस्ट फ्रेंड विक्की था। विक्की ने रिया को फोन लगाया और दोनों उसकी दादी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। इधर सविता प्रेरणा जी को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई थी। खैर, शाम हुई तो जब सविता ने गेट खोला तो सामने रिया के साथ अपनी सास को देखकर सविता के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। घबराती हुई सविता बोली, रिया बेटा, तुम्हारी दादी तुम्हें कहाँ मिली? वो दादी विक्की को सड़क पर गिरी हुई मिली थी। मुझे विक्की का फोन आया था तो हम दादी को हॉस्पिटल लेकर गए थे। पर माँ, दादी आखिर वहां पहुंची कैसे? सविता ने बात को घुमाते हुए कहा, मैं भी ढूंढ रही थी कब से। हॉस्पिटल से तेरी दादी पता नहीं कहाँ चली गई थी। अभी प्रेरणा जी कुछ कुछ होश में थी तो वह बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, कोई तो मुझे बचा लो। रिया समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी दादी ऐसा क्यों बोल रही हैं। अगले दिन सुबह को रिया ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम विक्की से शादी करना चाहते हैं। सविता ने रिया से तो हंसकर हाँ कर दी, पर विक्की को लालची और पता नहीं क्या क्या कहकर उल्टे सीधे मैसेज रिया के फ़ोन से कर दिए। अगले दिन सुबह रिया को विक्की की माँ से मिलने जाना था, तो रिया बहुत खुश होकर घर से गई। लेकिन उसे क्या पता था कि रिया के फ़ोन से मैसेज रिया ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने किया है। जब शाम को रिया वापस आई तो वह बहुत उदास थी, क्योंकि विक्की ने ना तो गुस्से में फ़ोन उठाया था और ना ही रिया से बात की थी। इस बात से रिया बहुत परेशान थी और घर आकर उसकी माँ सविता ने उससे पूछा कि क्या बात हुई है बेटा, क्यों उदास है? तब उसने बताया कि माँ, विक्की ने सुबह से फ़ोन ही नहीं उठाया है, ना बात की है। सविता तो सब कुछ जानती थी, क्योंकि सारा किया कराया तो उसी का था। फिर भी वह अच्छी बनकर रिया से बोली, देखा बेटा, ये लड़के होते ही ऐसे हैं। चलो, तुम परेशान मत हो, अब चाय पी लो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। रिया बैठी हुई चाय पी रही थी तो उसको अचानक से कुछ खटकने की आवाज़ आई। जब उसने गौर से सुना तो ये आवाज़ उसकी दादी के कमरे से आ रही थी। उसने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसकी दादी अंदर जंजीरों से बंधी हुई पड़ी थी। वह उससे कुछ कहती तो उससे पहले ही सविता वहां पहुंच गई और ड्रामा करने लगी कि दादी ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसीलिए ये करना पड़ा। अब रिया बिन कुछ कहे वहां से चली गई। तब जाकर सविता की जान में जान आई। उसे लगा कि रिया उसकी बातों में आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा सविता सोच रही थी। दरअसल रिया अपने कमरे में गई तो उसकी आंखों के आगे
बार बार उसकी दादी का चेहरा घूमता रहा और वह अपनी दादी की बातों को सोचने लगी। जब उसने अपनी दादी की सारी बातों को सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी अक्सर ही डॉक्टर के पास जाने से मना किया करती थी। उसे याद आया कि पहले भी जब एक बार उसकी माँ डॉक्टर के पास ले जा रही थी तब भी उसकी दादी मना कर रही थी। और जब रिया ने कहा कि मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ दादी को, तो उसकी माँ ने उसे मना कर दिया था। फिर वह सोचने लगी, या फिर डॉक्टर के पास जाने से माँ को क्या परेशानी थी और माँ क्यों नहीं चाहती कि उनके अलावा और कोई भी डॉक्टर के पास लेकर दादी को चला जाए। आखिर ऐसा क्या राज है जो अभी तक हम सब नहीं जानते। इन्हीं सब सवालों के साथ सोचते सोचते कब रिया सो गई उसे पता ही न चला। सुबह उठी तो देखा कि विक्की का मैसेज आया हुआ था जिसमें विक्की ने लिखा था, रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मुझे तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुमसे सचमुच शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे का कोई लालच नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी मम्मी से किसी भी तरह की कोई मांग है। मुझे तो केवल तुमसे शादी करनी है। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचती हो रिया। इन सब मैसेज को देखकर रिया को कुछ समझ नहीं आया और उसने तुरंत ही विक्की को फोन लगाया और उससे बात करनी चाहिए। एक दो बार तो विक्की ने फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर अपनी एक दोस्त के फोन से रिया ने फोन मिलाया तो विक्की ने झट से फोन उठा लिया। अब रिया ने विक्की से बात की और उससे उस मैसेज के बारे में जानना चाहा कि आखिर विक्की ने ऐसा मैसेज क्यों किया है, क्योंकि रिया ने तो कुछ किया ही नहीं था। फिर विक्की उसे ऐसा क्यों कह रहा था कि रिया उसे गलत समझती है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिया ने विक्की से बात की। तब रिया को विक्की ने वह मैसेज भेज दिए जो कि रिया के फ़ोन से उसकी माँ ने विक्की को भेजे थे। रिया यह सब देखकर पहले तो चौंक गई कि आखिर मेरे फ़ोन से मैसेज कौन कर सकता है, और जब उसने मैसेज का समय देखा तो वह समझ गई कि इस वक्त तो घर पर केवल मैं और माँ ही थे और दादी थी। पर दादी की हालत तो ऐसी है नहीं कि वह कुछ भी नहीं कर सकती। इसका मतलब माँ ने यह सब किया है। यह सब सोचकर रिया कुछ परेशान तो थी, लेकिन उसने विक्की को सब कुछ बता दिया और उन दोनों की गलतफहमी दूर हुई। अब रिया ने अपने भाई सोनू से फोन पर बात की और उसे उस चीज के बारे में बताया जिसका उसे शक था। उसने अपने भाई सोनू को फोन किया और बताया कि कैसे उसकी माँ ने पहले तो शादी के लिए हाँ कर दी और फिर बाद में विक्की और रिया के बीच गलतफहमी पैदा कर दी, और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। रिया ने फोन पर अपने भाई से कहा, भैया, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि माँ ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भैया। दादी को शुरू से ही माँ कुछ खास पसंद नहीं करती। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा कहना चाहिए या नहीं भैया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है हमारे घर में जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। सोनू बोला, रिया, फिर तू कहना क्या चाह रही है, मुझे साफ साफ बता। तब रिया ने अपने भाई से अपने मन की बात कही। उसे बताया कि कैसे उसकी दादी डॉक्टर के पास जाने से बचती हैं और उसकी माँ जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर जाती है। आज तक हमने कभी भी उस डॉक्टर को नहीं देखा भैया, और वह जाने कौन सी दवाइयाँ देता है। दादी जब बेहोशी की हालत में थी तब भी वह बड़बड़ा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे यह नशीले इंजेक्शंस नहीं चाहिए।
यह डॉक्टर मुझे पागल कर देगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता भैया। तब सोनू ने रिया को कुछ समझाया और उसे एक प्लान बताया। उसने कहा कि रिया, मैंने तुझे जो बताया है तू बिल्कुल वैसे ही करना, फिर देखना सच जल्द ही हमारी आंखों के सामने होगा। और रिया ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके भाई ने उससे कहा था। उसने जब उसकी माँ बाजार गई हुई थी तब विक्की को घर बुलाकर घर में जगह जगह कैमरा फिट करवा दिए और अपनी माँ के फोन को ट्रैक करवाया। आज उन्होंने देखा कि उनकी माँ फिर से उनकी दादी को लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी। सविता आगे आगे अपनी सास को लेकर चल रही थी और पीछे पीछे रिया और विक्की अपनी माँ का पीछा कर रहे थे। सविता जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाला था, वैसे ही विकी और रिया पुलिस को लेकर वहां पहुंच गए और अपनी मां को रंगे हाथों पकड़वा दिया। रिया और सोनू दोनों में से कोई भी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने कर्म ही ऐसा किया था कि उनके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। सोनू और रिया ने अपनी मां को पुलिस के हवाले कर दिया और घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास की मदद से उन्हें अनेकों सबूत मिल गए। दरअसल उन कैमरा की मदद से ही रिया को सारी सच्चाई पता चली और अब वह अपनी मां का पीछा करते हुए उस डॉक्टर तक पहुंच गए थे कि उसकी दादी को पागल बना रहा था। सविता को उसके कर्मों की सजा देते हुए उसके हाथों में हथकड़ी लगवा दी। पैसे की कोई तंगी नहीं थी, बस किसी भी तरह वह अपनी दादी को बचाना चाहते थे। अंत में सविता को उसके कर्मों की सजा मिली और रिया और सोनू अपनी दादी का ध्यान रखने लगे। सोनू ने विक्की से रिया की शादी करवा दी और खुद अपना काम करने लगा। सविता ने अपने बच्चों की बहुत मिन्नतें की तो अपना केस वापस लेकर बच्चों ने उसे जेल से बाहर निकाल दिया, लेकिन अपने साथ घर में भी नहीं रखा। उन्होंने उसे वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया, जिससे वह पुलिस की सजा से तो बच गई, लेकिन उसके बच्चों ने उसे उसके बुरे कर्मों की ऐसी सजा दी जिसे वह जीवन भर भुगतती रहेगी। अपने बच्चों से उम्र के इस पड़ाव में दूर रहना भी किसी सजा से कम नहीं है और सविता के बच्चों ने उसे यही सजा दी। तो दोस्तों, रिया और सोनू ने अपनी माँ सविता के साथ सही किया या गलत? आपको क्या लगता है? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और ज़रूरतमंदों की मदद करें।